नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आज कार्यक्रम विमर्श में एक खास मेहमान डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव, जो कि डेयरी बिजनेस कंसल्टेंट हैं और देश में ख्याति उपलब्ध हैं, और साथ में आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के भूमिका अदा करते हुए आपने देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भूमिकाओं में काम किया है और अपने अनुभव की थाती आज हमारे साथ बांटने रेडियो जयघोष के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी। हम बात करने जा रहे हैं चूँकि हमारे उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत से साथी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं और ऐसी तलाश को कर रहे हैं जो सेहत से जुड़ी हो, जो दैनिक दिनचर्या से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हो, यानी हर घर की ज़रूरत हो, हर व्यक्ति की ज़रूरत हो, और उसमें अपने साथ बहुत से जो रोज़गार के संभावनाओं का वो सृजन कर सकें। ऐसी संभावनाएं हमारे युवा साथियों के दिल में, मन में और चिंतन में हैं, और उन सबको आवाज़ देंगे डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी, क्योंकि हम बात करेंगे दूध के कारोबार की। ये दूध का कारोबार कितना व्यापक है उसको एक कहानी आपने अलग से सुनी है श्वेत क्रांति में, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये दूध के कारोबार की वर्तमान युग के वर्तमान समय की संभावनाएं कितनी हैं, क्योंकि A2 मिल्क के पीछे दुनिया दीवानी है। और ये A2 मिल्क देसी गोवंश का जो है, जो इंडिजिनस काऊ है, उसका माना जा रहा है, और वो काऊ है बॉस इंडिकस जी। और जिसका अंतर डॉक्टर साहब समझाएंगे वो है बॉस टॉरस। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आप वैज्ञानिक हैं, आप इसके शोधार्थी हैं, आप इसके चिंतक हैं, तो आपकी ज़बानी इसको हम समझेंगे भी और गौर से सुनेंगे और अपने जो चाहने वाले हैं उन तक पहुंचाएंगे भी, ताकि हमारी समझ साफ हो सके। बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद दीक्षित जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया आपने चीज़ खोला है कि अब व्यवसाय, क्योंकि पूरे भारत में अब जनसंख्या हमारी एक मतलब उपलब्धि है, मानता हूँ मैं, तो इसे उपलब्धि मानता हूँ, इसलिए कि पूरा वर्ल्ड इसको मार्केट मानता है और कैप्चर करना चाहता है। जी हाँ, जी हाँ, इसलिए मैं उपलब्धि मान के चलता हूँ, मैं निगेटिव नहीं मानता। तो ये जो जनसंख्या है, अब ये जनसंख्या जो है धीरे धीरे पैर पसारने लगी है और खुद अपना ही सृजन करने लगी है व्यवसाय का। डेयरी में भी यही हुआ है। तो डेयरी में स्टार्टअप्स जब आने लगे हैं और हम लोगों की आंखें खोलने लगे वो लोग कि मैं ऐसे कर दूंगा कि डॉक्टर साहब मैं तो आगे इसमें ये करूंगा नहीं, ये वाला सिस्टम हम नहीं रखेंगे, 2 करोड़ उसमें लागत लगती है डॉक्टर साहब, तब तक तो हम इतना कमा लेंगे इसमें। तो वो इस तरह से लोग कर रहे हैं आजकल, और ढेर सारे स्टार्टअप इसके अंदर खुल गए हैं। एक चीज़ की बड़ी बात आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भारत की जो गायें थीं, और वो एक समय था जब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में, तो समय ये था कि भाई उस समय दूध का ट्रेड होता ही नहीं था। कुछ केवल प्रदेश थे जहाँ थोड़ा बहुत दूध आपस में पड़ोसियों के यहाँ बिक जाया करता था, उससे ज़्यादा कभी कुछ ट्रेड नहीं होता था। कुछ ऐसे ऐसे स्टेट थे जिसमें हरियाणा था, वो ये मान के चलते थे दूध बेचना पूत बेचना होता था। दूध दही का खाना, ये अपना हरियाणा, हाँ, वो खाने पे ज्यादा जोर देते हाँ, थे। वो कहते थे कि खाओ और बांटो। हाँ, तो जिसकी गाय सूख गई उसके यहाँ जिसकी गाय का दूध आ रहा है वो देगा, ये कंपल्सन था। ये सांस्कृतिक अवधारणा, सांस्कृतिक अवधारणा और कंपल्सन, पैसे से नहीं देता था। जब मेरी सूखेगी तो तू देगा, ये सिस्टम चल रहा था। तो इसे ट्रेड में लाने का काम तो ऑपरेशन फ्लड ने कर दिया। लेकिन उस समय ये हो सकता थी कि जो मार्केट हमारे लो मार्केट हैं, जो डेफिसिट मार्केट हम लोग मानते हैं, भारत को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो उत्तर और दक्षिण, इन दोनों को आप समझिए कि बिल्कुल अलग वहाँ की स्थिति है, मार्केट स्थिति है, और पश्चिम और पूरब की बिल्कुल अलग है। जो पूरब का मार्केट है वो मिल्क डेफिसिट मार्केट कहलाता है, जिसमें पूरा ले लीजिए कलकत्ता, उड़ीसा, पूरा वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, सारा का सारा मिल्क डेफिसिट है, मिल्क डेफिसिट एरिया है। अब समस्या ये थी कि जो मिल्क सरप्लस एरिया था वो गुजरात, महाराष्ट्र है। तो वो दूध वहां से वहां तक जंप करके कैसे जाए, काफी है। यही हाल साउथ का था। साउथ मिल्क सरप्लस एरिया है और नॉर्थ कंज्यूमर है पूरा का पूरा। तो प्रोडक्शन भी है लेकिन कंज्यूमर भी उतना भयंकर, जितना हम दूध दही खाते हैं साउथ में नहीं खाया जाता। तो इन लोगों ने क्या किया उस समय, कुरियन साहब ने क्या किया था कि 2 प्रथाओं का उन्होंने सृजन किया। एक को कहा गया था नेशनल मिल्क ग्रिड। अच्छा। हाँ, तो नेशनल मिल्क ग्रिड में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत साथ दिया साहब इसमें। नेशनल मिल्क ग्रिड में क्या हुआ कि एक जगह से दूध 50-60 घंटे में दूसरी जगह पहुंचता था, और वो रेल के माध्यम से पहुंचता था। तो रेल को उन्होंने डेयरी के लिए एक्सक्लूसिवली उसके टैंकर्स बनवाए,
और वो इनको दिया एनडीडीबी को। एनडीडीबी को अथॉरिटी दी कि आप जहाँ चाहे चला सकते हैं। तो नेशनल मिल्क ग्रिड में क्या होता था कि एक मिल्क यूनियन जो गुजरात का है, जो उसका आधिपत्य है उस दूध पर, वो कलकत्ता में जाके बेच सकता है। तो ऐसा दूध का मूवमेंट चालू हुआ और स्टेट में जो बना था उसको स्टेट मिल्क ग्रिड कहा गया। कि मान लीजिए कि लखनऊ से दूध जाना है और पूर्वांचल में बनारस जाना है, तो एसएमजी के थ्रू जाना है। अब ये एसएमजी में चक्कर ये हुआ कि रेट कौन तय करेगा। तो एनडीडीबी मास्टर था, एनडीडीबी ने कहा रेट हमारा होगा, हम तय करेंगे, एसएमजी के रेट ये होंगे, एनडीडीबी और एनएमजी के रेट ये होंगे। तो इस तरह से एक कोशिश की गई दूध बढ़ा करके कि सभी जगह दूध की उपलब्धता पहले बढ़ाई जाए। आज ये सब हो जाने के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि अब अगला रिसर्च जारी हुआ। लोगों ने बहुत दिनों बाद ये जानना शुरू किया कि जो हमारी ब्रीड थी, हमारी जो साहिवाल है, रेड सिंधी है, थरपारकर है, या गिर है, कांकरेज है, अंगोल है, बहुत सारी हैं। तो ये सारी हमारी ब्रीड के जो दूध में जो शक्ति थी वो इसमें क्यों नहीं है, बॉस टॉरस में क्यों नहीं है, बॉस इंडिकस में है। और वो बहुत छोटा सा रिसर्च है साहब, बहुत ही पुराना रिसर्च है, वो कहीं दबा हुआ था, किसी ने उसको खोज निकाला, निकाल करके सामने डाला। क्या होता है, दूध का जो सबसे बड़ा पोर्शन प्रोटीन का होता है उसको केजीन कहते हैं। तो केजीन के ही 1/65 उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो 65 लोकेशन पर एक पेप्टाइड मिसिंग होता है। वो उनमें बॉस टॉरस में हमारे यहाँ होता है। वो उसका प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो आपका इम्यूनोजेनिक हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों से गाय को भी बचाता है और आपको भी, और हमको भी, गाय का दूध पीते हैं तो उसको भी बचाता है। तो जब न्यूट्रिशन की बात आई, जो इस पे शोध हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप बॉस इंडिकस का दूध पीजिए, A2 प्रोटीन। हाँ, और A2 इसलिए हुआ कि वो जो जिस लोकेशन पे था वो उस लोकेशन में A2 था, तो उन्होंने उसका नाम ही रख दिया A2। एक अवधारणा विश्व में व्याप्त है कि ज़्यादा दूध चूंकि एग्जॉटिक ब्रीड का है, बॉस टॉरस का है, इसलिए उसको A1 दिया गया और हम लोगों को A2 कर दिया गया। ये अवधारणा है, पर ऐसा नहीं है। मतलब साइंटिफिकली ये कोई बहुत साइंटिफिकली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक कॉन्सेप्ट, एक क्या कहते हैं कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा बढ़ा, इसके निगेटिव भी बातें आई। अब ये तो प्रोटीन की बात है जो हमारे में होता है और उसमें नहीं होता, बस इतनी सी बात थी। लोगों ने A2 घी बेचना शुरू किया। अब घी तो 99% फैट है, प्रोटीन है ही नहीं, A2 होने का सवाल ही नहीं है। पर साहब एक घी 600 रुपये बिकता है, एक 2600 रुपया, 2800 रुपया, 4000 बिकता है, ठीक है, जबकि उससे प्रोटीन नहीं है साहब, प्रोटीन है ही नहीं। हाँ, जब A2 प्रोटीन नहीं तो है तो वास्तव में देखेंगे कि दूध जो है फर्क है, घी में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, घी में विटामिन का फर्क आएगा क्योंकि उसका कलर अलग होता है, उसके ग्रेन्यूल्स अलग होते हैं, वो सब है, स्मेल अलग होता है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन जो ये कहते हैं कि वो खाने से हमको गोल्ड मिलेगा और फलाना मिलेगा, ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूव नहीं है, लेकिन इम्यूनोजेनिक होता है, ये प्रूव्ड है। बीमारियों से बचाने की शक्ति इसमें होती है, ये प्रूव्ड है। तो उस पर लोगों ने अब आजकल जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक स्कीम दिया है जिसको ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम कहते हैं, जिसमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है और कहीं भी जाना नहीं है आपको, केवल ऑनलाइन। और ये उन स्टार्टअप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो डेयरी भी चलाएंगे, जो अपना मिल्क प्रोडक्शन करके, प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके सेल आउट की भी करेंगे और साथ में गौ संवर्धन भी करेंगे। करेंगे, तीनों काम एक साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इसलिए कि जब इसका आगे डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड की सप्लाई कहाँ से करेंगे हम, और हमारी जो गौशालाएं हैं उनकी अपनी संभावनाएं एक सीमित दायरे तक हैं, बहुत आगे तक नहीं जा सकती। इसको व्यवसाय बढ़ा सकता है, इसीलिए इसको डेयरी व्यवसाय में डाला गया। और इस बार गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत अच्छा काम किया है कि इसके अंदर जो है हमारे यहाँ जो बफलो वाला जो स्कीम था वो भी इसमें मर्ज कर दिया। तो अब हमारे जो इस स्कीम के तहत जिसमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी मिलती है, एनडीडीबी के साइट पर आपको लोड करना है, अपना फॉर्म भर के खुद लोड करना है। वो फॉर्म के पूरे गाइडेंस है, क्या क्या भरना है, क्या क्या लिखना है, और वो उसको अप्रेज करके आपको बताते हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सब वो लेटर देते हैं कि ये फलाना हम लोगों ने अप्रूव किया है, आप इनकी फंडिंग करो।
तो देखिए कहाँ होता था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास किसान जाता था, गिड़गिड़ाता था, या एंटरप्रेनर जाता था, रिश्ते निकालता था और तब पैसे पाता था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है साहब, सीधा उनको जिम्मेदारी है कि जो टारगेट फंडिंग 20 लाख करोड़ की गवर्नमेंट ने सेट की है, उनकी जिम्मेदारी है कि फंडिंग करें। और साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, जी। वो कृषि के किसी भी डायमेंशन में जो बड़े यूज स्ट्रक्चर्स हो हैं सकता है, उसमें यूज कर सकते बिल्कुल हैं। सही कह रहे और हैं। उसमें भारत सरकार 3% आपको सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में 3% उत्तर प्रदेश सरकार दे रही जी, है, जी। यानी 6% की आपको सब्सिडी मिल गई। जी। और बाकी 3% अगर 9% पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मात्र 3% का खर्चा है, यानी सबसे सस्ता इंटरेस्ट पर आप लोन उठा सकते हैं और उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, चूंकि वो भी ऑनलाइन है और AIF में भी ऑनलाइन जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा इंटरेस्ट कम हो गया। आप देखिए, हम लोग डेयरी के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमको उनके रीपेमेंट्स निकालने पड़ते हैं कि 15 साल में ये पैसा कितने दिनों में पे हो जाएगा। जब हम लोग रीपेमेंट निकालते हैं तो सबसे बड़ा लोड इंटरेस्ट का ही होता है। इंटरेस्ट का ही होता है सबसे बड़ा, क्योंकि वो मल्टीपल हाँ, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता में बड़ा जाता है। खर्चा। हाँ, तो अब देखिए, अगर ये हमको मिल जाता है, सबवेंशन में भी इस बार बजट में पैसा दिया गया है। इसको सबवेंशन कहते हैं। वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट आपको मिला उसका इतना % कम हो जाएगा यदि आप ये करते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग जब बनाते हैं तो देखते हैं 57% का मिनिमम प्रॉफिट आप डेयरी फार्म से कर सकते हैं। 57%? या डेयरी फार्म से कर सकते हैं, बशर्ते कि 80% फीडिंग पर खर्चा करें। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने की, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के कुछ राज्यों में एक अवधारणा बन गई है कि हम कुछ भी खिला देंगे तो चल जाएगा। और हमें दूध ज़्यादा चाहिए। तो यानी जो ज़्यादा चाहिए उसके लिए हमें जो ज़्यादा देना है उसका ध्यान नहीं। तो लोग अमूमन हमारे यहाँ भूसा ही खिलाते चले जाते हैं, तो होलसम फूड जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसी दौरान मेरी एक मुलाकात एक जज साहिबा से हुई। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारा ज़मीन वमीन है, क्यों नहीं आप दूध वाला बता देते हैं, इस तरह से हम कर देंगे। तो हमने कहा कि ये तो पहले तो चारा का होना चाहिए। बोले नहीं, वो तो इतना ही हम लोग खिला पाते हैं। हम 2-5 गाय ले करके रखे और एक भी नहीं रही। वो 30 लीटर पे लेके आए थे और आते ही 12 पे चली गई, उसके बाद 8 पे चली गई और उसके बाद अगले दूसरे तीसरे साल तो कोई ब्याह नहीं रही है, कोई बहुत सारी परेशानियां हो गई। हमने कहा मैडम आप खिला क्या रही थी? तो उन्होंने बताया कि हम खिला रहे थे ये मतलब जो भूसा होता है वही खिला रहे थे। हमने कहा जब भूसा देंगी तो भूसे का दूध भूसे के हिसाब से निकलेगा। जब हरा चारा देंगी, कैटल फीड देंगी, जब उसको चूनी चोकर देंगी, खल देंगी, तो दूध उस तरह से निकलेगा। जानवर अंदर से तो कोई चीज डालेगा नहीं उसके अंदर। ये तो जो आप देते हैं वही निकाल देता है। ये तो एक गॉड गिफ्ट ऐसा मिला हुआ है कि आप कचरा खिलाते हैं, मतलब पत्ता खिलाते हैं और अमृत लेते हैं। तो ये बना हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि 4 प्रकार का होता है, तब इसका राशन बनता है। हमने कहा चलिए आपको कल से सीधा केवल रोटी मिलेगा, कैसा लगेगा आपको? क्या होगा? तो क्या होगा आपके शरीर का? तब उनके समझ में अरे ऐसा करना है। हमने कहा वो जीवित प्राणी है, उसको तो ये मिलना चाहिए। तो इसकी थोड़ी सी कमी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर प्रेशर है। वो कैश क्रॉप को छोड़ करके फॉडर के लिए ज़मीन को एलोकेट नहीं कर पाते हैं, इनकी मजबूरी है। आप उसके अंदर चाहे जो भी जिस तरह से करें, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कई प्रदेशों में चल रहा है। पंचायत की जो कॉमन ज़मीन होती है उसको फॉडर बैंक लोगों ने बना दिया है और उसके ऊपर इरिगेशन करके और यही कंपोस्टिंग करके उसका उपजाऊपन बढ़ा दिया है। और वो सारे लोग मिल करके उसको सेल होता है, उसका प्रॉफिट सारे लोग बांटते हैं और चारा भी लेते हैं। और पंचायत के खाते में पैसा भी आता है। पंचायत के खाते में पैसा आता है, पंचायत रिच हो रहा है पंचायत, जबकि किसी का उसमें नहीं लगा हुआ है। ये धर्मज एक स्थान है, यदि आप चाहें तो इसको उस पर गूगल पे देख सकते हैं। धर्मज एक स्थान है गुजरात में, जहाँ पर ये मेरे ख्याल से पिछले 35-40 सालों से चल रहा है और आज उनके पंचायत के पास करोड़ों रुपए हैं चारा से। तो ये किया जा सकता, संभावनाएं हैं। और हमारे यहाँ की ज़मीन उत्तर प्रदेश की, बिहार की भयंकर उपजाऊ है और पानी की इतनी स्कैर्सिटी नहीं है जितना पश्चिम में है। आप देख रहे हैं वहाँ ड्राई लैंड होता है, यहाँ हमारे पास पानी ही पानी है, पोखर पानी, तालाब, नदियाँ। तो हम चाहे तो ये कर सकते हैं और इसको भी सरकार के सपोर्ट से इसको कम करें
आप समझ लीजिए जो हम लोग 210 मिलियन मैट्रिक टन पैदा कर रहे हैं, हम लोग आराम से 250 मिलियन मैट्रिक टन पैदा कर रहे ये हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये कुछ कर पाए तो ये एक बड़े बड़े क्रांति का एक आधार बन जाएगा। डॉक्टर साहब, एक मिसकंसेप्शन और है दूध को लेकर। एक तो आपने पोषण से आधारित बता दिया, दूसरे लोगों को देसी गाय नकारात्मक दृष्टि आ गई है। मतलब उदाहरण ही उनकी हो गई कि देसी गाय मतलब नॉन प्रोडक्टिव, बेकार, है ना, बहुत कम, जी जी खिलाएंगे ज्यादा मिलेगा कम, ऐसा मिसकंसेप्शन बैठ मैंने गया। अभी बताया जी। इसमें 3 पैटर्न है हमारे यहाँ। लो इनपुट लो आउटपुट, यानी कम खिलाया, हाँ, कम पाया। कम पाया। मॉडरेट इनपुट, मॉडरेट आउटपुट, औसत खिलाया, औसत पाया। औसत पाया। एंड हाई इनपुट हाई आउटपुट, ठीक ढंग से पोषण दिया तो भरभरा के पाया। हाँ। तो आप 35 लीटर तक दूध पंजाब में ले रहे हैं ऑन एन एवरेज। पंजाब का जो पर एनिमल प्रोडक्शन जो है क्यों पूरे देश से ज्यादा है हरियाणा और पंजाब, ज्यादा खिलाते हैं क्योंकि वो तो भर के खिलाता है बिल्कुल। 25 लीटर 25 केजी खाना है एक गाय को। एक गाय को चारा 25 केजी रोज का चाहिए, और वो भी मिक्स करके, तो वो खिलाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, पुआल है जिसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, जो धान से निकलता है, या ये भूसा वाला खिला देते हैं। अब भूसा खिला के भूसा के हिसाब से ही गाय पलेगी और भूसा के हिसाब से दूध आएगा। तो मैंने वो जज साहिबा को ये भी कहा था कि रखना ही है तो क्यों नहीं आप देसी गाय छोटी वाली जो होती हैं, जिनका कद छोटा है, जो खाएंगी कम और देंगी कम, तुलनात्मक रूप में उतना दे देंगे। हाँ, तो उतना आपको मिल जाएगा, वहाँ भी फायदा कर देगी गाय। गाय नुकसान नहीं करती साहब। हम परेशान होते हैं 30 लीटर को लाके 1 लीटर का खाना खिलाते हैं, वो कैसे देगी दूध? तो ये समस्या अगर हल किया जाए तो पॉसिबल है कि हमारी जो देसी गाय हैं, जो छोटी गाय हैं, वो देसी गायें गिर जो है इस समय 20 के एवरेज पे चल रही है। वो भी सुन लीजिए। साहिवाल 12 के 16 के बीच का एवरेज है साहिवाल का, जी, चल रहा है, जो जनरली लोग प्राप्त कर रहे हैं। अभी नेशनल एवरेज इसलिए नहीं बना है सर, क्योंकि अभी इसके मिल्क का सेंसस शुरू नहीं हुआ है। अभी तो ये हवा फैली है और 5-10 साल लगेगा इसको। एक समय आएगा कि हमारे यहाँ जो फिर से हमारी अपनी गायें वो हो जाएंगी। तो जिन्होंने खिलाया है उन्होंने पाया है, जो नहीं खिलाए हैं वो नहीं पाते हैं। चूंकि इससे जुड़ी हुई एक कहानी जो हमें सुनने को मिलती है कि ये देश सोने की चिड़िया इसलिए था, सोना हमारे खदानों से कम निकला, बाकी चीन वगैरह दुनिया में देशों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ घी का एक्सपोर्ट होता था। जी जी जी। और हमारे यहाँ लाखों की संख्या में गौ पालन हुआ करता था, पूरे पूरे गाँव भरे हुआ करते थे। तो उनके जो प्रोडक्शन होता था, चूंकि दूध के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी नहीं और इतना कर नहीं सकते थे, घी की शेल्फ लाइफ ज़्यादा थी, तो उससे हमारा जो GDP था, हमारा उस समय का जो बहुत ज़्यादा था। तो क्या इसमें कितनी सत्यता है? यू आर राइट। उसमें क्या होता था कि विधायन बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ दही और दूध की प्रथा भगवान कृष्ण से चली आ रही है, और वो मतलब अंकित है, टंकित है, लिखा हुआ है कि भाई इतनी गायें और ऐसा, और गोपालन वगैरह वगैरह जो भी। उस समय विधायन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो दही बनता है तो दही की जो ऊपर वाला जो उसका मलाई वाला पोर्शन है वो निकाल लिया जाता था। उस समय भी ये कॉन्सेप्ट था कि हम इसको घी में कन्वर्ट करेंगे, और काम होता था कि खाली उसको बिलो करके और उसको गर्म कर देना, घी तैयार हो गया। अब वो घी आप 6 महीना रखो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो जब सेल्फ लाइफ आ गया, साइज भी छोटा हो गया, सेल्फ लाइफ आ गया और उसका वैल्यू एडिशन हो गया। अब वो उतने दाम पे नहीं, वो तो हाई दाम पे बिकेगा, इसलिए उसका एक्सपोर्ट होता था। और जब से उनका, और उन्होंने क्या किया, विदेशियों ने क्या किया, उन्होंने हम ही से सीख लिया कि भाई हम बटर ऑयल बना देंगे। वो इसको घी नहीं कहते हैं, बटर ऑयल कहते हैं, इसको क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। हमारे घी को, जब मैं यूएस गया, अभी मैं यूएस में था, मैं अक्टूबर में आया हूँ, तो जब वो उनके यहाँ पूछते थे, बोले क्लैरिफाइड बटर, वी डोंट यूज़ क्लैरिफाइड बटर। हमने कहा मत यूज़ करिए, आप जो बना रहे हैं वो क्या है? बोले वाइट बटर, वी यूज़ वाइट बटर। तो हुआ तो वही, क्रीम निकाल दिया, क्रीम से उन्होंने वाइट बटर बना दिया। हमने क्या, दही की मलाई निकाल दी। अब इसमें इतना अंतर है दीक्षित जी, इसमें इतना अंतर है, स्वर्ग मतलब जमीन का अंतर, इतना मान लीजिए, आसमान और जमीन का अंतर। जब आप दही बनाते हैं तो बैक्टीरियल लोड बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। वो बैक्टीरियल लोड ही अपनी एसिडिटी से दूध को दही में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरियल का जो ऊपर लेयर होता है, वो सारा का सारा जो मलाई और इसके बीच का जो पोर्शन होता है, उसमें हाईली बैक्टीरियल लोड होता है, और ये उसको फर्मेंट करता है।
और यही कारण है कि जब हम दही से निकाला हुआ घी से मलाई से जब दूध दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसका स्मेल ही अलग होता है। अलग होता है। और क्रीम वाले का कोई स्मेल ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बैक्टीरिया का जो कमाल था वो हमने दिया ही नहीं है, नहीं दिया। तो व्हाइट बटर में भी नहीं है जो विदेश खाता है, हमारे यहाँ ये है। तो ये सारी विधाएं हम लोगों की पहले से चल रही थी, और ये आयुर्वेद इसको सिद्ध करता है, सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। और ये औषधि है। हाँ, ये औषधि है। और दूसरी औषधि, गाय का घी ले लीजिए और भैंस का घी ले लीजिए। भैंस का घी सफ़ेद होगा, गाय का घी गोल्डन कलर का होगा। ये गोल्डन कलर क्या है? ये विटामिन ए है, जिसकी यहाँ कमी है और यहाँ बहुतायत है। फैट को देख लीजिए, गाय में फैट 3% के आसपास रहता है, बहुत कम। हमारी आवश्यकता ही इतनी है। गाय ने जो दूध दिया अपने बछड़े के लिए दिया था, लेकिन कितना हमसे सिमिलरिटी है। जो मदर का दूध है और जो गाय का दूध है वो करीब करीब मैच करता है, थोड़ा सा फैट को कम करना पड़ता है। यही कारण है कि जब हम लोगों ने इसका स्टैंडर्ड फिक्स किया टोन मिल्क का, तो 3.5% फिक्स किया। जितने टोन मिल्क इंडिया में बिकते हैं और विदेशों में बिकते हैं वो 3.5% के बिकते हैं फैट। बफलो में 6% फैट होता है, ओवर हो गया ऑन एन एवरेज। तो अब वो ओवर है जो ओबेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो हमने गाय को गाय क्यों कहा, हमने गाय को इतना क्यों मतलब प्राथमिकता दी, पहले और आज भी दी जा रही है। इसी कारण दी जा रही है कि उसका दूध आपको नुकसान तो नहीं करेगा, एडल्ट्रेट न किया गया हो, गाय भैंस के दूध में पानी मिला के गाय न बनाया गया हो, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। नहीं करेगा। और फायदे तो मल्टीपल हैं उसके, फायदे औषधि गुण है, बहुत औषधि गुण है, औषधीय गुण है। और बाकी जो गोबर से और या जो उसके और पंचगव्य हैं जिनसे है, वो तो अलग कहानी है। और उसको भी आयुर्वेद में विशेष महत्ता दी गई है, क्योंकि वो सारे जो पंचगव्य औषधियों की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपको जोड़ने में आपकी आर्थिक उन्नति होती है। जो वैल्यूडेशन है उससे आपके बचे हुए समय का सदुपयोग होता है, उससे आपको प्लस मिलता है। तो ये बहुत से प्लस हैं। तो जो स्टार्टअप के साथी हैं वो अगर अभी असमंजस की यात्रा में हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब की ये वार्ता सुनने के बाद उनके मन की स्थिति काफ़ी साफ हो गई होगी। और चूंकि भारत जिस क्षेत्र में 25 सालों से पिछड़ा नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि उसका स्टार्टअप करने वाला भी पिछड़ेगा। और भारत का जो डेटा कहता है कि स्टार्टअप की जो प्री मेच्योर डेथ होती है, 3 सालों में स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा डेयरी में नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस पे वॉच लगाए हुए हैं, डेयरी में नहीं हो रहा है। बस जब मार्केट एक्सपांसन करते हैं तो वहाँ उनको कुछ प्लांट लगाना होता है। आप ताज्जुब करेंगे, 3 साल में वो इतना कमा लेता है कि 3 साल में वो अच्छा खासा अपना प्लांट लगा देता है, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा है। वो कहता है हम इसमें लफड़े में जाएंगे ही नहीं, हमारा काम हो रहा है। और ये सारी चीज़ों के लिए केवल यही नहीं, हमारे जो भी व्यक्ति हैं जो जानना चाहते हैं डेयरी के विषय में, अब यही काम रह गया है जीवन में कि लोगों को बांटा जाए। 42 साल हो गया डेयरी में करते करते। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो साइट है www.dairyconsultancy.in, उसको आप जाएं, साइट में जाएं और देखें। हमारा पूरा डिटेल, हमारा नंबर, ईमेल सब कुछ है। और कोई भी प्रश्न मन में आता हो तो एक बार पूछ जरूर लें पैसा लगाने के पहले। उससे ये होगा कि आपके पैसे को तो बचा ही देंगे, कुछ लाभ दिला देंगे। अनुभव की बड़ी महत्ता है, और जो अनुभव है वो कुछ चंद दिनों या चंद घंटों में नहीं आता। उसके पीछे तपस्या साधना करनी पड़ती है, अपने जीवन को खपाना पड़ता है। और ऐसे विशेषज्ञ अपने जीवन को लगाकर जिन्होंने अनुभव अर्जित किया है, छोटी छोटी भूल से बड़े बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। अगर हम उनका समाधान कर लें तो मुश्किलों से तो निजात मिलेगी ही, छुटपुट जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपके पास रेडी रहेगा, और आप निश्चित रूप से सफलता की यात्रा बड़े आराम से करेंगे और दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। दीक्षित जी, आपने बहुत अच्छा मौका दिया हमको, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एक और बताना चाहता हूँ, जैसे ही हमारा नंबर कहीं भी लिखा जाता है ना, जहाँ आप सेव करेंगे फ़ोन पे, तुरंत डेयरी लिख के आ जाता है। क्या बात। जैसे ही गूगल पे आप जाएंगे, जैसे डालेंगे डेयरी कंसल्टेंसी, तुरंत हमारा साइट नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप अपने मन में प्रश्न रखें और मेरे से संपर्क करें, और हर तरह की सहायता जितना मैं कर सकता हूँ लाइफ में करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्टअप की यात्रा में कदम रखते हैं
अपनी जो भी अनुभव मिले उसको भी साझा करें, अपना फीडबैक भी लिखें। अगर फिर भी आपके समाधान अभी इस पूरे वार्ता से न मिले हों तो आप फीडबैक के तौर पर लिख सकते हैं। आप आपकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी को बुलाएं तो हम एक संवाद भी रखें। और ऐसे तमाम जो साथी जिन्होंने इस फीडबैक में अपने नाम नंबर डाले होंगे, ईमेल डाले होंगे, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे रेडियो जयघोष के स्टूडियो में और हम मिलकर बात करेंगे, ताकि ये संवाद साझा हो जाए और हम और मिलकर जय घोष बने। जय घोष हो। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। इसे फैलाइए, सब तक पहुंचाइए, भला कीजिए, आपका भला होगा। आपका दिन शुभ हो।